इसने मुझे देखा और अपना पीछे वाला बैग और वो बैग ऐसे फेंक दिया मेरे आगे कि उठा लो इसको। हाँ, मेरा बेटा लिटरली उसने मुझसे छीन सा लिया था। मैं तो इस बात के लिए तो मैं किसी की जान ले सकती हूँ, मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही जान ले लूंगी उसकी। और सोचो, ऐसे पतियों की पूजा करो, ऐसे पतियों को छोड़ के मत जाओ, ऐसे पतियों के लिए औरतों का धर्म होता है रहना, ऐसे पति तो परमेश्वर होते हैं, ऐसे पतियों को छोड़ने वाली औरतें उल्टा कलेशनी कलंकनी कुछ चरित्र औरतें होती हैं। और सोचो, ऐसे पतियों की पूजा करो, ऐसे पतियों को छोड़ के मत जाओ, ऐसे पतियों के लिए औरतों का धर्म होता है रहना, ऐसे पति तो परमेश्वर होते हैं, ऐसे पतियों को छोड़ने वाली औरतें उल्टा कलेशनी कलंकनी कुछ चरित्र औरतें होती हैं। ऐसी औरतें दूसरे आदमी पटा लेती हैं। हाँ भाई, औरतों के ना बाप हो ना भाई हो, पति उसे ऐसा मिले फिर भी उसका तो दिल ही नहीं करेगा कि उसे भी कोई प्यार करे, वो किसी और से रिश्ता नहीं बना सकती, जिंदगी दोबारा शुरू करने का हक नहीं उसका। भाड़ में चले जाओ तुम लोग। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि मैंने अपने नार्सिसिस्ट हस्बैंड की वजह से एक बार ऑलमोस्ट अपना बच्चा खो दिया था। बट ये बात बोलते हुए भी ना मेरा दिल धड़कने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। बिकॉज मेरा बच्चा मेरी जान है, जो कि मेरे सामने ऐसे मेरे हाथों में जिस दिन आया था ना, वो तो मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने मेरे दिल का एक हिस्सा निकाल के मेरे हाथों में दे दिया है। तो उसके लिए कि किसी की वजह से उसको मैंने लिटरली खो दिया था, तो हाँ, कैसा लगता है मतलब। लेकिन क्या करें, मैं शेयर भी करना चाहती हूँ कि क्या क्या आपके साथ हो सकता है कि आप ऐसे टॉक्सिक रिश्तों में सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से रुके रहते हो, जहाँ पे तलाक शब्द ही बहुत बुरा है, जहाँ पे तलाक लेने वाली औरतों को घर तोड़ने वाली बोला जाता है। तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ना, अपनी ये दिमागी बीमारी सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से हम नई जिंदगियां नहीं बर्बाद कर सकते। इवन हम अपनी जिंदगी भी नहीं बर्बाद कर सकते। हमें पैदा करने वाले भी हमें ऐसे कभी नहीं देखना चाहते हैं। और अगर आपके माँ बाप ना सच्ची में माँ बाप हैं, अच्छे इंसान है, तो वो कभी आपको ऐसी मैरिज में रहने के लिए बोलेंगे ही नहीं। और सिर्फ बच्चा पैदा कर देने से, उसको पढ़ा लिखा देने से, खाने के लिए रोटी दे लेने से आप अच्छे माँ बाप नहीं बन जाते हो। और ना ही एज किसी की 60-70 हो गई है तो वो अच्छा इंसान बन जाता है। इवन क्रिमिनल्स एंड रेपिस्ट, दे ऑल्सो ग्रो ओल्ड। 60-70-80 का होने के बाद एक रेपिस्ट रेपिस्ट नहीं रहता, एक मर्डरर मर्डरर नहीं रहता। नहीं, वो रहते हैं और इन सबके भी बच्चे होते हैं। ओके, तो ये बात है, जब मेरा बेटा 4 साल का हो गया होगा तभी मैंने बीएड की थी। तो ये बात तब की है जब मैं बीएड का एंट्रेंस देने जाती गई थी। और बीएड का एंट्रेंस जो मेरा होम टाउन है वहां नहीं हो पाता है, हमें जाना पड़ता था कानपुर ट्रेन से, फिर वहां रुकना होता था, फिर सुबह ही सुबह जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे हम जाते थे। तो अब मैं, छोटा बच्चा है तो अकेली तो चली नहीं जाऊंगी बच्चा छोड़ के, तो मैं, मेरा एक्स और मेरा बेटा, हम तीनों लोग गए कानपुर। रात को हमने वहां एक होटल लिया। एंड मैं बता दूं, कानपुर में भी ऐसा कोई था नहीं हमारा कि हम जहां जाके किसी के घर पे रुक जाते, इसलिए हमें होटल लेना पड़ा था। और मेरी तबीयत बहुत खराब थी उस वक्त। तो सोचिए, 4 साल का बच्चा है, मैं एक होटल में हूँ, एंड वो बंदा बोलता है कि अभी मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। एंड पता है, मैंने उसको बोल दिया था घर पे ही कि दारू मत पीना, ये मेरे फ्यूचर का सवाल है, मैं टेस्ट देने जा रही हूँ, मेरा मूड मत खराब करना। देखो, कुछ लोग होते हैं दारू पीते हैं, वो दारू पी के आराम से सो जाते हैं, वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, है ना, वो नॉर्मल लोग होते हैं। बट एक नार्सिसिस्ट, वो दारू पी के उसकी असली क्वालिटी जब बाहर आती है तो वो एक घटिया से घटिया आदमी बन जाता है। और वही उसके साथ होता था। और बिना दारू के वो इतना रंगा सियार था ना कि बड़ा अच्छा इंसान लगता था। बहुत चूतिया काटा उसने, बहुत ज्यादा, मेरा और भी लोगों का बहुत ज्यादा। इवन यू कांट बिलीव, उसने मेरे नाम पे लोगों से उधारी ले ली थी, उधारी। और आज तक कुछ लोग मुझे फोन करते हैं, एंड रीजन बिकॉज मैं अपना नंबर नहीं बदलती। मुझे ये चीजें बहुत चीप लगती। हालांकि मुझे कुछ लोगों ने ये बताया कि तुम्हारा वो नंबर अनलकी है, तो मैंने नया नंबर ले लिया। लेकिन वो नंबर मैं अभी भी चालू रखती हूँ, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट्स में जुड़ा हुआ है, मेरे आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है, तो मैं उसको नहीं चेंज नहीं करवा सकती नंबर। और मुझे ये चीज बहुत चीप लगती है। तो मेरा नंबर तो 10-12 साल से सेम है। तो मुझे आज तक फोन आते हैं पैसे के लिए, मैं बोलती हूँ कि भैया मुझसे क्यों मांग रहे हो, मुझे नहीं पता। तो मुझसे बोला जाता है, तो नाम तो आप ही का लिया गया था ना, हम तो आपकी वजह से दे दिए थे पैसे। ऐसा हुआ था, कुछ राशन की दुकान थी एक, और एक मिल्क का पेमेंट था, वो सब ना। आज भी भले मैं अपनी सिटी से दूर हूँ, बट कुछ जगह अभी भी यार मेरा मतलब, मेरे को शर्म आती है फेस करने में लोगों को। एंड आई कांट गिव देम मनी, मैं नहीं दे सकती। मैं अपना बच्चा देखूं, और मैं आदमियों के चक्कर में कई बार पैसों के लिए फंसी हूँ, आदमियों के चक्कर में।
और मेरा थोड़ा वही प्रॉब्लम है ट्रस्ट कर लेने का। मैं लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करती हूँ। रीजन ये है कि मेरा खुद का नेचर जैसा है, आप वैसे ही दुनिया को समझते हो। आप नहीं हो ना अगर चोर टाइप, तो आप कैसे किसी और को चोर समझोगे जिन चीजों से आपका रिश्ता नाता है नहीं। हाँ तो चलो बच्चे वाले टॉपिक पे आते हैं, और ये मेरे लिए बहुत हैवी है कवर करना, बहुत हैवी है। मैं कैसे ये टॉपिक आज बोल पा रही हूँ मैं ही जानती हूँ। और भगवान करे मुझे दोबारा कभी ये बात ना करनी पड़े, लेकिन फिर भी मुझे कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। और जरूरी नहीं है कि यही एक सिचुएशन है, ऐसी हजारों सिचुएशन किसी की भी लाइफ में आ सकती है। ठीक है, इसलिए अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। अपने बच्चों को बार बार कहूंगी, अपने बच्चों को हारमोनियस लाइफ दीजिए। थोड़ा पैसा थोड़ा कम भी हो जाए तो चलेगा, अपना साथ दीजिए। एक इंसान की कमी हो जाए चलेगा, लेकिन शांति और संस्कार का ध्यान रखिए पूरा। ये चीटर्स, उधार लेने वाले, नशे करने वाले, ये चाहे माँ हो चाहे बाप हो, लात मार के फेंको घर के बाहर इनको। नहीं रखते बच्चे ऐसे लोगों के साथ। रात को ये होटल से बाहर गया और ये दारू पी के आ गया, और भाई आते ही इसने सबसे पहले ये रोया। रो रो के बोलता है कि दीप्ति मुझे कभी छोड़ के मत जाना, दीप्ति मुझे कभी छोड़ के मत जाना, आउट ऑफ द ब्लू। और मैं कहती हूँ क्यों जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के। जैसे इसने ना पहले वीडियो में बताया था कि ये मेरे को बोलता था कि तलाक दे दोगी क्या, तलाक दे दोगी क्या, तो मेरे दिमाग में वो तलाक का बीज प्लांट हो रहा था। ऐसे ही जब ये मेरे को कुछ दिन से ये ऐसे बोलने लगा था, तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं। और जो इसने मेरा सर फोड़ा था ना, मैंने बताया कि मैं आधे घंटे बाद होश में आई थी और मेरा बच्चा पास में बैठ के कह रहा था कि मेरी मम्मा क्या हुआ, वो इस एग्जाम के बाद वाली बात है। तो बोलता है चाहे मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं, मुझे छोड़ के नहीं जाना। इसलिए ना, क्योंकि उसे पता था ना कि वो कितना नीच है, उसकी हरकतें कितनी नीच हैं। इस लड़की के बाप भाई नहीं है, घर वाले रखेंगे नहीं इसको, इसलिए ये रुकी हुई है। कोई और होती तो अब तक तो चली गई होती, लेकिन उसे ये पता था कि इसकी हरकतें इतनी ज्यादा घटिया हो चुकी हैं, यही सोच के कि बाप भाई नहीं है इसके, जाने की जगह नहीं है, कि ये भी हो सकता है मुझे छोड़ के चली जाए। जाने कितनी बार उस आदमी ने मुझसे बोला है, जाने कितनी बार, कि निकलो यहाँ से, ये मेरे बाप का घर है। और मैं अपने मायके में भी हमेशा यही सुनती चली आई कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तुम्हारी ससुराल होगी। और ससुराल में मैं सुनती थी कि निकलो, ये मेरे बाप का घर है। तो ये मेरे को ऐसे बोलता था। फिर नशे में वो डर सामने आ जाया करता था, मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे अब मैं हाँ 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 हाँ, सुबह मुझे 6 बजे निकलना है, तब मैं 7 बजे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचूंगी, और मुझे बच्चा होटल में छोड़ के जाना था इसके पास। मैं सोने के चक्कर में थी कि सोऊं तो सुबह जल्दी उठूं, और मुझसे बोलता है सोना मत, सोना मत, अरे भाई वो मुझे जिस जिस तरह से टॉर्चर करता था ना, यू कांट इमेजिन। वो नार्सिसिस्ट मुझे कैसे कैसे टॉर्चर करता। तभी तो मैं बोलती थी कि जो भी बोलते हैं ना, मेरे कहने पे मौका दे दो, आओ आओ लेटो आके मेरे बेडरूम में, तब पता चलेगा तुमको। सोना मत, सोना मत, और बतिया जरा। अरे तू कमीने पूरा दिन पढ़ के सोएगा, तू तो कहीं नाली में भी पढ़ के सो जाएगा, मैं क्या करूं, मुझे ड्यूटी भी जाना होता है, मुझे घर के काम भी करने होते हैं, मुझे अपना बच्चा भी स्कूल भेजना होता है। तेरे साथ रात के 2 बजे तक मैं नहीं बातें कर पाऊंगी। तुझे तो नौकरी वोकरी कुछ करनी नहीं है, सुअर वाली जिंदगी जी रहा है तू नालियों में पढ़ पढ़ के। तो गाइस मैं सोचती हूँ कभी कभी मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, तब वो आदमी मुझे मिला था। ये मेरे से लड़ लेता है क्योंकि मुझे नींद आ गई, मुझे झपकी लग गई। भाई ये मुझे ऐसे झकझोर झकझोर के उठाए, और मैं एक बार नहीं उठी तो उसने मेरे बाल पकड़ के मुझे बिठा दिया, और कहता है तू ऐसी है, तेरे अंदर रोमांस ही नहीं है, तू ठंडी औरत है, वाहियात औरत है, तेरे साथ मैं रह रहा हूं ना तो तेरे ऊपर एहसान कर रहा हूं। और मैंने सोचा इसकी शकल की तरफ देखे तो वो आदमी है जो 2 रोटी नहीं कमा सकता, तू वो आदमी है जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तू वो आदमी है जिसको कल मैं अगर छोड़ के चली जाऊंगी ना, तो तुझे तेरे सगे खून वाले भी खाना नहीं देंगे, और तू मुझे बोल रहा है। मुझे पेपर देने जाना था, मैंने कहा आदि का ध्यान रखना, और प्लीज आज दिन में तो मत पीना दारू। और मेरा जो है एग्जाम 2 हिस्से में था, तो एक पहले वाले हिस्से में था, उसके बाद 3 घंटे का गैप था, फिर एक था, और मैं फ्री होने वाली थी 4 बजे। और उसके बाद मुझे पहुंचना था डायरेक्ट स्टेशन, 5 बजे ट्रेन थी, और प्लान था कि ये मुझे आदि के साथ डायरेक्ट स्टेशन पे मिलेगा। और फोन तब तक तो रख नहीं सकते हैं, और फोन, हाँ फोन सुबह ही जमा हो गए थे, और हमको फोन शाम को ही मिलने थे, मिडिल में मिलने भी नहीं थे। और वो जो जगह थी वो हमारे होटल से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी, क्योंकि आउटर एरिया में था सेंटर।
तो मैं निकल जाती हूँ। और मेरा उधर एग्जाम पहले वाला तो अच्छा कट गया, क्योंकि वो शायद 11-12 बजे ओवर हो गया था। तो तब तक तो मुझे पता था कि ये सोएगा, लेकिन मेरा बच्चा सुबह जल्दी उठ जाता है, उसे खाने पीने की चीजें चाहिए होती हैं, तो आई होप कि वो उठ गया होगा। और बच्चे को जो है, मैं होटल में टीवी भी थी, मैं ये देख के लेती थी कि टीवी हो उसमें कार्टून चले। तो मैंने उसे सिखा दिया कि ऐसे ऐसे कार्टून तुम चला लेना अगर पापा ना भी उठे, और ये तुम्हारे चिप्स वगैरह हैं ये सब तुम रख के खा लेना। ये सब बातें हम कर गए थे। हाँ, इसके भैया भी बाहर रहते थे। हाँ, तो मैंने ये बोला था कि दिन में तुम भैया के यहाँ चले जाना, वहां थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा आदि के लिए। तो भाई ये 12 बजे तक तो नहीं, लेकिन 12 बजे के बाद मेरे दिल में धक 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 चालू हो गई। और मुझे लगे कि अब ये पी लेगा, अब ये पी लेगा। और शाम के 4 बजे तक, जब तक एग्जाम नहीं कटा, तब तक तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं शायद ऐसे नहीं जंप मार जाऊंगी कहीं। ऐसे मेरा दिल ऐसा लग रहा था कि मुंह में आएगा भी। और जैसे एग्जाम छूटा, मैं बाहर निकली, मैंने देखा सारी भीड़ लगी और लोगों में एक पैनिक स्टेट में थे लोग, कि टैक्सी वालों ने हड़ताल कर दी। सबको कोई छोड़ने आया था तो उनको वो लोग लेने भी आए, मेरे साथ कोई नहीं। और मैं नहीं जानती थी, तब मैं इतना घूमी नहीं थी। मैं कह तो रही हूँ, मैंने अपनी जिंदगी के 29 साल लिटरली ये कुएं में बिता दिए थे। मैंने दुनिया देखी ही नहीं थी। जिनको कोई छोड़ने भी आया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, उनको जो लेने वाले आए हैं वो भी कैसे जाएं। और मुझे फोन मिला, मैंने फोन लगाया, इसने एक बार फिर फोन मेरा पिक किया, और इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, इतना ज्यादा ड्रंक था। मैंने कहा आदि से बात कराओ, आदि से बात कराओ, फौरन बात कराओ, उसे फोन दो। मेरे आंसू चल रहे थे वहां पे। तो मुझसे आदि की बात इतनी हुई कि हेलो मम्मा, और फोन कट। और मैंने फोन दोबारा लगाया, नहीं लगा, बिजी बिजी बिजी। और वो बिजी नहीं था, फोन गिर गया था, वो ऑन नहीं हो रहा था। और मेरा दिमाग वहां खराब, भयंकर तरह से मेरा दिमाग खराब। और मैं परेशान, मैं इधर उधर सब जगह देखूं। मैंने जो लड़कियां थी एक दो, वो स्कूटी पे थी, मैंने उनसे कहा कि प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो, मुझे सेंट्रल स्टेशन पे छोड़ देना। नहीं दी किसी ने मुझे लिफ्ट। उसके बाद एक स्कॉर्पियो निकल रही थी, और उन्होंने मुझे देखा कि ये लड़की इधर उधर भाग रही है लिफ्ट के लिए, परेशान हो रही है, तो उन्होंने खुद रोकी गाड़ी, अपनी स्कॉर्पियो। और मुझसे बोले कि आपको कहाँ जाना है? तो मैंने कहा मुझे सेंट्रल स्टेशन तक जाना है। तो बोले चलिए हम आपको छोड़ दें। मैंने देखा अंदर आदमी ही आदमी थे सारे, लेकिन रुकी वो उसी भीड़ में थी स्कूल के सामने, लेकिन सारे आदमी थे। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे डर लगा इस चीज से, मुझे इस चीज से डर लगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि किसी टैक्सी की आवाज आ रही थी, मेरा बच्चा ये नशे में है। मेरे बच्चे ने एक बार हेलो बोला और तब से फोन नहीं लग रहा। मैंने कहा हाँ प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं उस अनजानी स्कॉर्पियो में बैठ गई। अब मेरे बैठते ही मेरे पीछे एक और दीप्ति थी। इवन जिस रूम में मेरा वो था ना रोल नंबर, उस पूरे रूम में दीपक और दीप्ति बस दो ही नाम के लोग थे, इतने सारे लोग थे दीपक दीप्ति नाम के। तो मेरे पीछे एक और दीप्ति बैठी हुई थी, उसको भी कोई नहीं मिल रहा था। जब उसने मुझे देखा तो उसने कहा दीदी मैं भी बैठ जाऊं क्या? मैंने कहा भैया आप इसको भी ले चलोगे नौबस्ता तक? उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम भी बैठ जाओ। वो भी बैठ गई। फिर एक और लड़की थी जो उसके पीछे बैठी थी, उसने भी कहा कि मुझे भी जाना है सेंट्रल तक, आप छोड़ दोगे? तो उन्होंने उससे भी बोल दिया। तो हम इतना रिलैक्स हो गए कि चलो अब हम 3 लड़कियां हैं। तो मुझे धक धक बहुत लग रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं मेरा बच्चा वहां पे है। उसके बाद मैं जो है सेंट्रल पहुंच गई, और अब तक मैंने 12 बजे के बाद से मैंने पानी तक नहीं पिया था। और एग्जाम जो है होता है मई में, और मैं इतनी परेशान थी। जब मैं वहां पहुंची हूँ तब जाके मैंने, एक सिकंजी वाला खड़ा था, मैंने कहा भैया एक सिकंजी बना दो। मैं फोन पे लगी पड़ी हूँ। अब रिंग जाना चालू हो गया है, लेकिन ये फोन नहीं उठा रहा है। फोन शायद ऑटो में गिर गया था। थैंक गॉड वो ऑटो वाला इतना अच्छा था कि उसने ही खुद फोन रिसीव किया। उसने कहा मैडम छोटा बच्चा है, ये भैया इतने नशे में है, ये ऑटो से नहीं उतर रहे हैं, मैं क्या करूं? मैंने कहा कि भैया देखो मैं आपको ना एक्स्ट्रा पैसे दूंगी, आप प्लीज इधर आ जाओ और इसको इधर उतार दो। वो बोला गेट नंबर बताओ, लेकिन मैं गेट नंबर नहीं बता पा रही थी। और इस आदमी को फिर उसने फिर से कुछ उठाने की कोशिश की ऑटो वाले ने। ये तो कहो कि उसने ऐसे ही नहीं उतार दिया इसको, उसने उठाने की कोशिश की तो ये उठा। तो ये उसको क्या बोलने लगा कि तू ज्यादा जानता है, ज्यादा होशियार बन रहा है, कहाँ जाना है, कौन से गेट पे उतरना है, ला मेरा फोन वापस दे। और मैंने जिस गेट पे बताया था ये उस गेट पे नहीं उतरा, पर ऑटो वाले ने मुझे बताया था कि मैं उधर हूँ उस गेट के पास। और मैं जो है भागी भागी उस गेट की तरफ गई। मैं गई, मेरा बच्चा वहां भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ हाँ, मैंने वहां से प्लेटफॉर्म था वहां तक जाने के रास्ते देखे, और मुझे लगा कि इस सीढ़ी से ये जा सकता है क्योंकि यही सीढ़ी सामने पड़ रही है। और मैं उस सीढ़ी पे भागी भागी चढ़ी ऊपर, ठीक है। लेकिन मैंने देखा दूर तक
ना आदि है ना ये याद है, कोई नहीं था। पैसेंजर्स थे बट आदि नहीं था मेरा। और पता है इस आदमी की इतनी गंदी आदत थी कि ये कहीं अगर एक दिन के लिए भी जाता था ना, 2-3 बैग ले जाता था भर भर के। 3 से 4 जोड़ी कपड़े, जूते, चप्पल, सैंडल, अरे भैया बर्तन बड़वे क्या क्या रख के ले जाया करता था वो। उसको नार्सिसिस्ट पागल था। आज भी वो दिन याद करती हूँ, मेरा मन करता है मिले मुझे, मैं मुंह पे घूंसा मार के फोड़ दूं इसका मुंह, क्या करूं। तो हाँ, मेरा बेटा लिटरली उसने मुझसे छीन सा लिया था। मैं तो इस बात के लिए तो मैं किसी की जान ले सकती हूँ, मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही जान ले लूंगी उसकी। दांत से गला काट के मार डालूंगी मैं, सच्ची। मैं आगे गई, अब मैं ऐसे खड़ी हूँ सामने की तरफ देख रही हूँ कि क्या नीचे उतर गए, नीचे उतर गया है। और मैंने पीछे से एक आवाज सुनी, मम्मा। और मैंने पलट के देखा, मेरा बच्चा खड़ा हुआ था। मुझे लग रहा था कि आज पता नहीं मेरे बच्चे को कोई पकड़ ना ले, कोई कहीं ले ना जाए। टैक्सी वाले पे शक हो रहा था कि उसे लगे कि इसका बाप नशे में है और छोटा बच्चा है, इसको मैं ले जाऊं। फोन भी नहीं, बात नहीं हो पा रही इसकी बीवी से। मैंने अपना बच्चा देखा तो एकदम ऐसे लगा कि जान आ गई, वापस जान आ गई मेरी। और मैंने फिर जो है आदि को जाके हक किया। और इसने जो बैग पकड़े हुए थे, एक पीछे टांगा था और एक हाथ में पकड़ा था। और उसके बाद मेरा एक बैग था जिसमें कि मैं एग्जाम देने गई, जो लेडीज एक पर्स रखती हैं बच्चे के लिए ऊपर, तो वो मेरे हाथ में था। इसने मुझे देखा और अपना पीछे वाला बैग और वो बैग ऐसे फेंक दिया मेरे आगे कि उठा लो इसको। मैंने पिट्ठू बैग टांगा, एक हाथ में दोनों बैग लिए, इधर वाले में, इधर वाले हाथ में वो दोनों बैग टांगे, पिट्ठू बैग टांगा। और क्योंकि बच्चा छोटा था तो खाली हाथ से बच्चा पकड़ा और ये हाथ जो है ऊपर था तो ये चल नहीं पा रहा था, इससे इसको पकड़ा। इतना वेट लेके मैं वहां से उतर के, ट्रेन खड़ी हुई थी प्लेटफॉर्म पे, मैं वहां गई। और फिर मैं गई फर्स्ट क्लास कोच में। तो हालांकि दूरी इतनी नहीं थी, रिजर्वेशन वाला सीन नहीं था, बट मैंने कहा कि अगर आएंगे मुझ पे फाइन चार्ज करने तो मैं फाइन दे दूंगी। लेकिन उस दिन एग्जाम की वजह से इतनी भीड़ थी कि फिर ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कुछ नहीं था, सब में घुस रहे थे। तो थैंक गॉड मैं थोड़ा पहले पहुंच गई थी तो मुझे फर्स्ट क्लास कोच मिल गया था और बैठने की जगह मिल गई थी। बाद में बहुत भीड़ आ गई थी। फिर क्या होता है, एक और इंटरेस्टिंग चीज वहां पे ये होती है कि ये वहां मुझसे लड़ने लगा। इस आदमी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इस डीसी की आंखें नहीं खुल रही हैं। और मैंने इसको बोला था कि शर्म नहीं आती तुझे, तूने मेरा बच्चा छीन लिया होता, शराबी कहीं के। तो पता है ये मुझसे वहां जाके लड़ने लग गया, मुझे गंदी गंदी गालियां देता है कि तू पेपर देने गई थी या लौंडे पटाने गई थी, इसीलिए तू मुझसे बोल रही है कि मैंने दारू पी है। क्या पॉइंट है इस बात का? हाँ, मैंने कहा तुमने नहीं पी दारू, नहीं पी तुमने दारू। कहता मैं अपनी मरी माँ की कसम खाता हूँ, अगर मैंने दारू पी हो ना तो मैं इसी पल मर जाऊं, मैंने दारू नहीं पी है। और इसने वहां पे मुझे गाली दी। तो वहां पे एक लड़का खड़ा हुआ था, वो भी एग्जाम देने ही आया था। एंड वो काफी लंबा सा था, 6 फुट करीब का होगा, उसने पग बांधी थी, सिख था वो। एंड मैं परेशान हो रही हूँ वहां, मेरा मतलब मुझे ये लग रहा था कि चाहे जो भी हो लेकिन एक मुक्का तो इसके मुंह पे मैं मार दूं। एज अ मदर मैं खौली पड़ी थी उस वक्त। तो उसने देखा मेरी तरफ एंड उसने कहा सिस्टर कोई दिक्कत है क्या। उसे लगा ये मुझे छेड़ रहा है शायद। तो मैंने उससे बोला कि ही इज माई हस्बैंड। तो बोला फिर भी सिस्टर कोई दिक्कत है क्या तुम्हें। मैंने कहा हाँ यू कैन सी, दिक्कत तो है ही। तो ये जो है मेरे सामने था, उसने इसका हाथ पकड़ के उठाया और बोला भैया सुनो इधर, और जो इधर वाली अपर वर्थ होती है, बोला इस पे चढ़ के सो जाओ। और उसने खुद ही इसे, वो इतना लंबा लड़का था, उसने ऐसे लिटरली इसको उठा के उस बर्थ पे बिठा दिया। बोला यहीं रहना आप, ठीक अब यहीं रहना। ये डर तो गया कि ये मतलब लंबा चौड़ा बंदा है, और डरता था, ये डरता था, इसे लगता था ना कि सामने वाला इसे कूट देगा। वहां ये चुप हो जाता था, ऐसा 2-3 बार पब्लिकली हुआ था। तो उसने इसे उठा के उस पर बैठा दिया। अब फिर इसके वो दारू में इतना ज्यादा था, मैं बता तो रही हूँ, तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था कि ये थोड़ा भूल गया। एंड फिर उसने कहा ए भैंचोद मुझसे, उसने कहा एक झापड़ में ना दांत बाहर निकाल दूंगा, सो चुपचाप। एंड ये सो गया वहां पे। फिर ये नहीं उठा है जब तक मैं अपने होम टाउन नहीं आ गई।
और सोचो, ऐसे पतियों की पूजा करो, ऐसे पतियों को छोड़ के मत जाओ। ऐसे पतियों के लिए औरतों का धर्म होता है रहना। ऐसे पति तो परमेश्वर होते हैं। ऐसे पतियों को छोड़ने वाली औरतें कुलटा कलेशनी कलंकनी कुछ चरित्र औरतें होती हैं। ऐसी औरतें दूसरे आदमी पटा लेती हैं। हाँ भाई, औरतों के ना बाप हो ना भाई हो, और पति उसे ऐसा मिले फिर भी उसका तो दिल ही नहीं करेगा कि उसे भी कोई प्यार करे, वो किसी और से रिश्ता नहीं बना सकती, जिंदगी दोबारा शुरू करने का हक नहीं उसको। अरे भाड़ में चले जाओ, तुम लोग भाड़ में चले जाओ जो लड़कियों को ऐसे लोगों के साथ रहने की शिक्षा देते हो। जेल में डालो ऐसे लोगों को जो ऐसे रिश्ते बचाने की बात करते हो, चरित्रहीन, घटिया, शराबी। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ, यहाँ मैं जेंडर वाइज हूँ ही नहीं। औरत ऐसी है, लात मारो, जेल डालो। आदमी ऐसा है, जेल कराओ। तलाक तो कराई कराओ, जेल भी कराओ साथ में। जो दूसरों को ऐसे जिंदगी भर के ट्रॉमा और डिप्रेशन देते हैं, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। यार मैं आज बहुत इमोशनल हुई हूँ इसकी वजह से। एंड हाँ, आज मैंने अपने दूसरे चैनल पे वीडियो डाला है, फुल फ्लेज ब्लॉग शूट करके डाला है। एक स्टोरी है एक बच्चे की, वो मैंने डाली है। प्लीज मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करिए, उसको व्यू दीजिए। वो फुल्ली एनिमल्स को डेडिकेटेड चैनल है। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू आर बिकमिंग माई स्ट्रेंथ एंड मे बी आई कैन गिव यू a good news in few days. So thanks for watching. अपने बच्चों से प्यार करिए। अकेले पाल रहे हैं, दुकेले पाल रहे हैं, जैसे भी पाल रहे हैं ना, दिल से पालिए और एक इच्छा रखिए कि अच्छा इंसान बनाना है। अच्छा नौकर, अर्निंग मशीन नहीं, अच्छा इंसान पहले बनाना है उनको। किसी भी तरीके के कुचरित्र, टॉक्सिक इंसानों को उनके आसपास नहीं रहने देना है। और ये भरी बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सबसे इवॉल्व हैं, तो हमारे फर्ज बनते हैं उनके लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।